अब बच्चों बात कर रहे हैं यहां से लॉस के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक्चुअली ये लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद आया, लेकिन हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का लॉ है। दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड, इसको मूल रूप दिया गया, इसको फॉर्मुलेट किया गया, इसको रूप में दिया गया आफ्टर द इनंसिएशन, मतलब प्रकाशित होना कब, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉस के बाद, पहला और दूसरे लॉ के आने के बाद इस लॉ को फॉर्मुलेट, मतलब इस लॉ को दिया गया। दिस लॉ फॉर्मुलेटेड आफ्टर द इनंसिएशन, मतलब प्रकाशित होना, और फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला दूसरा लॉ आने के बाद इस लॉ को दिया गया। ठीक, क्या कहता है लॉ? ये लॉ कहता है कि when two bodies are in thermal equilibrium with a third body, अगर दो बॉडी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो आपस में भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब क्या? ये अगर दो बॉडी, देखो ए और बी दो बॉडी हुई और सी क्या हुई, तीसरी बॉडी हुई, कहता है कि अगर ए एंड सी सेम टेम्परेचर पर हैं और बी और सी अगर सेम टेम्परेचर पर हैं तो डेफिनेटली ये होना ही होना है कि ए एंड बी भी क्या होगा, सेम टेम्परेचर पर होगा। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। रिकॉर्डिंग, अच्छा तुम जो थर्मामीटर से यूज करते हो, मान लो कि दो आदमी का तुमने बुखार को मेजर किया, किससे? थर्मामीटर से। एक का टेम्परेचर आया मान लो 98 डिग्री फॉरेनहाइट, बुखार नहीं है। दूसरे का भी क्या आया? 98 डिग्री फॉरेनहाइट। ये कौन बता रहा है? थर्मामीटर। ठीक है, तो ये ए बॉडी हुई, ये बी बॉडी हुई और ये क्या हुई? सी बॉडी हुई। तो ए एंड सी सेम टेम्परेचर, बी एंड सी सेम टेम्परेचर, तो ए एंड बी भी क्या होगा? सेम टेम्परेचर पर होगा। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर से तुम मेजर करते हो दो बॉडी का टेम्परेचर, एक्चुअली वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड होता है। और वहां जहां थर्ड बॉडी कौन सी है, वो है हमारा थर्मामीटर। Recording of temperature of two bodies with the help of thermometer is based on zeroth law of thermodynamics. Here, third body is thermometer. अब आता है बच्चों इंटरनल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है किसी भी सिस्टम में जितने भी तरह की एनर्जी हो सकती है उसको हम लेते हैं किसमें? इंटरनल। जितने तरह की एनर्जी सिस्टम है, इसके अंदर जितने भी एनर्जी है, जितनी एनर्जी इसके अंदर है बच्चों, सारे को जब हम जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है क्या? टोटल एनर्जी हो, वो क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आई बात समझ में? जैसे ई हो सकता है बॉडी मोशन में हो, रोटेट कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, प्लस लंद फंद बहुत एनर्जी, तो मुझे पता भी नहीं है, मुझे नहीं, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या पता है। तो जितनी तक एनर्जी हो सकता है सिस्टम के अंदर, सबको अगर हम जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब क्लियर सी बात है कि बच्चों अगर ये पता नहीं है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो प्राप्त करना वो भी संभव नहीं है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी का किसी को नोन नहीं है। इंटरनल एनर्जी इज नॉट नोन, बट वन थिंग इज सर्टेन, दैट इट इज अ डेफिनिट क्वांटिटी एट द गिवन मोमेंट। है निश्चित, लेकिन हमको पता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो उसको निकाल सके। दूसरा है इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। ये सही बात है। अब सोचो ना जरा, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कुछ भी हो, उसको क्या मतलब है पाथ से? मान लो उसको तुम उसमें चेंज ला रहे हो, मान लो कि 10 जूल से तुमने 20 जूल उसका इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी, ठीक है। ऐसे मान लो इसको हीट दिए, इसका एनर्जी चेंज कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है उसका मोशन क्या होगा, वो चेंज करेगा, इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी अंदर। तो अब मान लो कि 10 से 20 जूल होगी, तो अब हीट देने का वो बहुत सारा हो सकता है, रास्ते बहुत हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसको रास्ते से, क्योंकि 10 से जो 20 जूल हुआ, मैंने क्या बोला था कि एनी फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ एनी चेंज इन इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ओनली। कोई इसको पाथ से मतलब नहीं है। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन हो जाएगा। और अगर स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस जब भी होगा तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? जीरो। क्यों? इनिशियल एंड फाइनल दोनों पॉइंट क्या सेम ही तो होंगे। देखो इनिशियल यही है, फाइनल भी यही है, तो ई आई ई एफ दोनों बराबर, डेल्टा ई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो सही बात है, अब यहाँ का इंटरनल एनर्जी यहाँ से अलग, यहाँ का एनर्जी यहाँ से अलग, तो चूंकि इंटरनल एनर्जी साइज पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा।
इन केस ऑफ आइडियल गैस, याद करना, ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैस जो इंटरनल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है। और तुम गैसेस स्टेट अगर पढ़े होगे तो आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ई टी के प्रोपोर्शनल हुआ, ई बराबर क्या आ जाएगा, के टी हो जाएगा, ई वन बराबर के टी, ई टू बराबर के टी, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान देना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या आता है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, हाँ इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस सही बोले, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप एक बल्ब जलता है देखते हो, आपने लाइट दी, बिजली की एनर्जी दी, बल्ब लाइट दिया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और बल्ब हीट भी होता है, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो जो आपने एनर्जी दी बिजली के फॉर्म में वो कहां कन्वर्ट हुआ, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ। सीधे कहा जाता है कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब बच्चों मान लो कोई सिस्टम है, जैसे मान लो हमको तो आइडियल गैस सिस्टम ही पढ़ना है एक्चुअली, जैसे मान लो कि जैसे मान लो ये गैस है, अब इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, मान लेते हैं ई है। अब इस सिस्टम को अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट दें, ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी ई वन है, मान लो पहले क्या इतनी है, ई वन है, ई वन है, और इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, क्या दिया गया, इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, ई वन है बच्चों, और दिया गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई वन प्लस क्यू हो जाएगी। और ई वन पहले था और क्यू दिया गया, ई वन प्लस क्यू हो गया। अब मान लो कि इस पर वर्क किया जाए, इस गैस के ऊपर ही वर्क किया जाए, वर्क को किया जाए तो डब्ल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहता है क्या कि कंसीडर अ सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज ई1 इफ सिस्टम इज सप्लाइड क्यू अमाउंट ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी बिकम्स ई1 प्लस क्यू। सपोज वर्क डब्ल्यू इज डन ऑन द सिस्टम, द फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ई1 ई2 हो गया, तो ई2 क्या हो जाएगा, ई2 बराबर ई1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। आई बात समझ में, ई2 क्या हो जाएगा, ई2 बराबर हो जाएगा ई1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। ये बच्चों आ जाएगा ई2 माइनस ई1 बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये आ जाएगा डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। मतलब मैथमेटिकली ऐसे हम लिख सकते हैं, डेल्टा ई का मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो यही से पता चलता है क्यू कैसे पाथ फंक्शन होगा। अब सोचो जरा कि डब्ल्यू चेंज हो जाए, अगर क्यू स्टेट फंक्शन है, मान लो फिक्स कर दो इसके वैल्यू को, तो अगर डब्ल्यू को बदलेंगे तो ये बदल जाएगा, पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेट फंक्शन है। तो अगर ये स्टेट फंक्शन है तो डब्ल्यू चेंज करेगा तो क्यू भी चेंज करेगा, लेकिन डेल्टा ई चेंज नहीं होगा। डब्ल्यू चेंज क्यू भी चेंज, डब्ल्यू चेंज पाथ फंक्शन, क्यू पाथ फंक्शन, डेल्टा ई रिमेंस कांस्टेंट, इसीलिए क्यू भी क्या है, पाथ फंक्शन है। देखो लिख दिया है, व्हेन डब्ल्यू चेंजेस क्यू also changes so that there will be no change in delta E. So Q is a path function. आई बात बच्चों समझ में 100%? ओके, अब यहां पर आप डिस्कस कीजिए जरा इसको। चलिए देखते हैं, पहले जरा इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लें हम। थोड़ा क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट डेल्टा ई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहता है कि 15 किलो जूल ऑफ हीट सिस्टम में ऑब्जॉर्व किया और 5 किलो जूल वर्क किया, तो डेल्टा ई निकालिए। क्या निकालिए, डेल्टा ई निकालिए। तो बच्चों डेल्टा ई क्या होता है, बस एक फॉर्मूला याद रखो, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू देखो कितना है, डब्ल्यू कितना है। अब यहां देखते हैं जरा, सिस्टम एब्जॉर्ब 15, सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यू कितना है, 15 किलो जूल, ये हो जाएगा 15 किलो जूल। और डब्ल्यू बराबर
सिस्टम डज, सिस्टम काम कर रहा है, मतलब वर्क क्या होगा, नेगेटिव, सिस्टम काम करने मतलब एक्सपेंशन हो रहा होगा, डज सिस्टम काम कर रहा है मतलब डब्ल्यू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस, डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -5 किलो जूल। समझ पा रहे हो, यस और नो? 5 किलो जूल सिस्टम काम कर रहा है, नेगेटिव हो गया, तो पुट कर दो वैल्यू को, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, तो 15 और -5, तो क्या हो जाएगा 10 किलो जूल हो गया। ये आ जाएगा पहला कैंसिल। अब बात करते हैं सेकंड का। कहता है 5 किलो वर्क इज डन, अब देखो डन ऑन द सिस्टम पर काम किया गया, डब्ल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा क्यू क्या कर रहा है, एंड 15 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट, क्यू नेगेटिव हो गया, बाहर की तरफ चला गया, क्यू कितना हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू हो जाएगा -15 किलो जूल, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू समझ में आ गया, इतना किलो हीट गिवन आउट, 5 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डब्ल्यू क्या हो गया पॉजिटिव ऑन द सिस्टम, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा 5, डेल्टा की ई क्या हो जाएगा Q प्लस डब्ल्यू, क्यू कितना है -15, डब्ल्यू कितना है 5, -10, सही है, -10 किलो जूल, व्हाट इट, 5 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, 5 किलो जूल सिस्टम डन ऑन सिस्टम पर किया गया, सिस्टम पर किया गया, डब्ल्यू पॉजिटिव, डब्ल्यू क्या है पॉजिटिव है, और 15 किलो हीट लॉस किया गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो डेल्टा क्या क्यू प्लस डब्ल्यू -15 + 5 क्या हो जाएगा बच्चों, -10 किलो जूल। ओके, इसको नोट करिए पहले। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डब्ल्यू निकालो इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है एक मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन अ बल्ब ओवर द कैपेसिटी एट 1 bar is allowed to enter into evacuated bulb, evacuated मतलब खाली, एक्सटर्नल प्रेशर 0, डब्ल्यू 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो दो भाग में कर रहा है, तो पहला, अच्छा दूसरा में कर रहा है कि एक मोल गैस अलाउ किया गया, ठीक है ये बनाते हैं, और इसमें एक और कर रहा है डेल्टा ई निकालो इन ईच केस इफ द प्रोसेस वर कैरिड आउट एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक मतलब क्यू बराबर 0 हो गया। तो अगर हम पहला में बात करें, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो डेल्टा ई क्या होता है, क्या क्वेश्चन में कर रहा था, डेल्टा ई कर रहा निकालने को ना, डब्ल्यू भी कर रहा था निकालने के लिए। तो पहले में अगर आए बच्चों हम, तो इसमें तो इवेक्युएटेड है तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया, तो पहला केस में डब्ल्यू क्या हो जाएगा 0, और क्यू भी 0 है एडियाबैटिक के चलते, तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डेल्टा ई क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा 0 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। आई बात समझ में? दूसरी बारे में बात करेंगे हम सेकेंड पॉइंट में, तो डब्ल्यू क्या होगा, तो ये होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, सही है। अब यहां पर आ जाइए, माइनस सर एक बार है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कहां से कहां, 1 से 5, अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम वॉल्यूम दिस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो 1 से 4, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा 4, तो -1 × 4 ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर, सही है। और दे रहा है 1 लीटर, सॉरी बार लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बार लीटर, ये हो जाएगा बार लीटर। इसको चेंज कर दो तुम, 1 लीटर बार बराबर इतना 100 जूल दे रहा है, ठीक है, इतना बार इतना लीटर, तो बार लीटर हो गया, ये हो जाएगा -4, तो -4 × 100 जूल, ये डब्ल्यू हो गया। अब क्या निकालना है डेल्टा ई, क्यू तो 0 है एडियाबैटिक के लिए, तो क्यू 0, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो 0, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस एक्सपेंड कर रहा है ना, क्या कर रहा था एक्सपेंड कर रहा था, तो -400 जूल,
ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा बच्चों जूल, ये हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा -400 जूल। Q0 W नेगेटिव, ये आंसर आ जाएगा -400 जूल। बात समझ में आई? नोट करो इसको। अब जो क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट W, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल सिस्टम में। कैसे देखें हम, जाने कि एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कह रहा है W निकालो जब 1 मोल जिंक डिसॉल्व करता है Cl में 300 केल्विन पर, क्लोज कंटेनर ओपन कंटेनर में। देखो पहला है क्लोज कंटेनर, तो क्लोज कंटेनर में तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर क्लोज कंटेनर है, अगर क्लोज कंटेनर है, ठीक है, अगर क्लोज कंटेनर है यहां पे, ये जो इन क्लोज कंटेनर, तो W तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला काम खत्म हो गया। तो ये तो ऐसे ही बन गया हमारा। बी कह रहा ओपन, ओपन कंटेनर जब रहेगा, तो जैसे ओपन कंटेनर है तो यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर आएगा ओवर एटमॉस्फेयर। अब जैसे ही आएगा, तो अब देखो, अब यहां पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन क्या हो रहा है। तो हमारा रिएक्शन इसमें दे रहा है कि Zn सॉलिड 2HCl एक्वस, ZnCl2 एक्वस और प्लस H2 गैस। हमको तो गैस से मतलब है। अब यहां देखो कि डेल्टा N जो है वो 1 है, गैस तो यही है ना, बाकी तो सॉलिड है, एक्वस एक्वस है, गैस तो यही है। डेल्टा N क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और डेल्टा N पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि डेल्टा V भी पॉजिटिव होगा एवोगाड्रो लॉ से, V प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ, और अगर एक्सपेंशन हुआ तो W क्या हो जाएगा, W बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, W लिखेंगे -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और डेल्टा V का मतलब क्या हुआ, डेल्टा V जो यहां पर होगा वो वॉल्यूम हाइड्रोजन के बराबर ही तो होगा। अब ये H2 गैस के चलते तो एक्सपेंड होकर यहां पे गया। जैसे ये पिस्टन है, मान लो, जैसे मान लो ये पिस्टन है, अब ये पिस्टन यहां से आ गया, ठीक है, यहां से आ गया, ये पल यहां पे, तो क्यों गया, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो डेल्टा V क्या होगा, H2 का वॉल्यूम ही होगा। ये हो जाएगा W बराबर -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये वॉल्यूम हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे कब तक, ये पिस्टन ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर बाहर अंदर प्रेशर बराबर, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हो जाएगा W बराबर माइनस, दोनों बराबर हो गए बच्चों, तो माइनस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब पीवी इक्वल टू क्या एनआरटी होता है, समझ गया ना। ये दोनों प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया, कब, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ये और ये बराबर। और W पर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ये हो जाएगा माइनस पीवी इक्वल टू एनआरटी मोल्स ऑफ H2 इंटू R इंटू T। अब यहां पर आइए, कितना मोल जिंक, अब देखो कितना H2 मिला, यहाँ 1 मोल जिंक है, 1 मोल से 1 मोल हाइड्रोजन मिल जाता है। अगर ये 1 मोल है भाई, पीवी तो 1 मोल होगा, सही है, 1 मोल, तो मुझे मिल गया कि -1 R का वैल्यू 8.314 और T कितना है 300, तो 300 किस में आ जाएगा बच्चों, जूल में आ जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए, अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, ये क्या कर रहा है जरा। चलो पहले इसको जरा पॉज करके बनाओ खुद से एक बार। बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको क्या लग रहा है, कैसे आपने सॉल्व किया। कह रहा है कि सिलेंडर है 5 लीटर का, उसमें 10 मोल ऑक्सीजन है 300 केल्विन पर, अचानक उसमें लीकेज हो गया, छेद हो गया, उसे सारी गैस बाहर निकल गई। तो तुम ये सोचो कि अगर इनिशियल वॉल्यूम अगर हम लेते हैं V1 तो वो 5 लीटर है, तो आखिर V फाइनल कितना होगा, V2।
तो VT2 P will equal to nRT हो गया, तो मोल्स ऑफ O2 इंटू R इंटू T बाई P, तो मोल्स ऑफ O2 कितना है 10, R का वैल्यू 0.082 होता है, T कितना होता है 300 और P कितना होता है 1, क्योंकि जब सब बाहर निकल गया मतलब सारा चला गया एक एटमॉस्फेयर पर, छेद जब हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा, मतलब फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, एक एटमॉस्फेयर हो जाएगा, दिस इज 1, ठीक है। ऑल द गैस स्केप्ड इनटू एटमॉस्फेयर एंड द सेंटर गॉट एम्प्टी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ गया, तो VS2 कितना हो जाएगा, इसको जरा आप सॉल्व करें कितना आ रहा है, मैं भी सॉल्व करता, भी सॉल्व करिए। अब बच्चों जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 246 लीटर, मतलब H2 का फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 246 लीटर, मतलब डेल्टा V कितना है चेंज हुआ, ये हो जाएगा 246 माइनस 5, मतलब 241 लीटर, कितना हो जाएगा 241 लीटर हो, ठीक है, कितना हो जाएगा 241 लीटर। अब बताओ एक्सपेंशन हुआ तो W क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया ना, माइनस P डेल्टा V, P एक्सटर्नल ना, अब ये गैस के प्रेशर के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही तो हो गया, तो डेल्टा V जो होगा इतना आया, तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V बराबर माइनस P एक्सटर्नल कितना हुआ 1 एटमॉस्फेयर, ये 1 और डेल्टा V कितना निकाला आपने 241, बट 1 इंटू 241, इसे किसे गुना कर देंगे 101.3 जूल, सॉल्व करो इसको, जो कितना आ रहा है, मतलब ये बच्चों आंसर आ गया -24413 जूल। अच्छा अब आप समझ गए हैं, डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू को जरा डिस्कस करते हैं, डेल्टा ई आ जाएगा Q प्लस डब्ल्यू के बराबर, ठीक है, डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा Q प्लस डब्ल्यू। तो पहला केस हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा ई अगर जीरो होता है, अगर डेल्टा ई जीरो हो गया इसका मतलब हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, कंसेप्ट को समझते हैं, डेल्टा Q प्लस डब्ल्यू के पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। अब ए केस आ गया, ए केस डेल्टा ई जीरो जब हो गया तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, पहला केस आ गया, Q क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब हीट एब्जॉर्ब, Q पॉजिटिव है वर्क नेगेटिव बाय द सिस्टम is equal to work done by the system. Q पॉजिटिव है W नेगेटिव, तो सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब किया किसके बराबर आया, अब इसको समझते हैं कैसे पूछेगा ये। सोचो बच्चों कि कंसेप्ट को समझते हैं बहुत अच्छे से, कि आप ये समझिए कि ये सिलेंडर है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा ई जीरो का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब गैस है, तो अगर इसका सोचो अगर ये हीट ले रहा है तो हीट लेने से टेम्परेचर इसका बदल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलना है, तो क्या कर जाएगा, ये जो एनर्जी लेगा उसको कहां खर्चा करेगा, वर्क में, तो जहां एनर्जी लिया तुरंत क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, ताकि डेल्टा ई में चेंज नहीं हो। आई बात समझ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, इफ अ गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब, भाई यही पूछता है क्वेश्चन, तो अगर वो एक्सपेंड कर रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि इफ, यहीं पे लिखो ना, यहीं पे लिख दो, इफ गैस एब्जॉर्ब, गैस एक्सपेंड्स, इफ गैस expands isothermally,
expands isothermal. Heat must be absorbed. Must be absorbed by it. समझ रहे हो बच्चों? अगर गैस एक्सपैंड कर थर्मली तो हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. चाहे हीट एब्जॉर्ब करेगा, एक्सपैंड कर जाए. बात समझ में आ गई? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो क्या करेगा? उसी हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा वो, ताकि गैस क्या टेम्परेचर गैस का चेंज नहीं करे. अब बात करते हैं बी पॉइंट का. तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बराबर डब्ल्यू. ऐसे भी सकते हैं. यहां क्या हो जाएगा? हीट लॉस्ट हो गया. तो हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम is equal to work done on the system. अब देखो यहां कंप्रेशन हो रहा है, हीट लॉस कर रहा है और डब्ल्यू. सोचो जरा फिर से वही कंसेप्ट को बढ़िया से समझो. अब क्या कर रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट है. अब सोचो यहां इस पर वर्क हो रहा है. अब इस पर वर्क हो रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ रही होगी, तो ये टेम्परेचर नहीं बदलना है. तो क्या करेगा? ये हीट का क्या करेगा? लॉस करेगा. तो अगर कंप्रेशन चाहते हो तो हीट को लॉस करा दो. क्या कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हीट if a gas is compressed isothermally, ठीक है. हीट मस्ट बी लॉस्ट. हीट क्या करेगा? हीट मस्ट बी लॉस्ट. हीट मस्ट बी लॉस्ट बाई. इफ अ गैस इज कंपैरेटिवली हीट मस्ट बी लॉस्ट. ओके बच्चों, अब आती है दूसरा पॉइंट. पहला हो गया, पहला. सेकंड आते हैं. अब आते हैं सेकंड. सेकंड क्या कर रहा है? पहला मैंने क्या किया? डेल्टा ई जीरो किया. तो ए और बी मैंने पढ़ा पॉइंट को. अब आता है डेल्टा क्यू जीरो करते हैं. तो क्यू जीरो का मतलब हुआ एडियाबैटिक प्रोसेस. क्या मतलब हुआ? एडियाबैटिक प्रोसेस. क्या मतलब हुआ? एडियाबैटिक प्रोसेस. तो क्यू जीरो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस. अब डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू, और इसमें दो केस आ गया. तो डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू आया. तो अगर डेल्टा ई मैंने पॉजिटिव कहा तो डब्ल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सही है. अब इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा ई पॉजिटिव होता है, इंक्रीज कर रहा है इंटरनल एनर्जी. तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम. सही है. अब समझते हैं बच्चों इसके कंसेप्ट को. सोचो कि Q जीरो है, मतलब अब क्या होगा समझना. ये सिलेंडर आपका है और एडियाबैटिक वॉल यूज किया गया होगा, पूरा सील कर दिया गया इसको. यहां गैस है, डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर है, एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया होगा. अब ये अगर डब्ल्यू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब अगर ये कंप्रेस हुआ तो डेल्टा ई बढ़ा. अब सोचो जरा कि जब ये कंप्रेस होगा तो मोलिक्यूल्स नजदीक आएंगे तो उनमें कोलिजन होगा, और जब कोलिजन होगा तो इनका क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ऐसे भी जानते हो आइडियल गैस के लिए ई क्या होता है? टी के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा. बात समझ की बोलो, ये सर नो. जैसे ही इसको हम कंप्रेस करेंगे तो मोलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, मोर कोलिजन्स, मोर काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. तो अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इफ क्या लिखेंगे?
इफ अ गैस, गैस मतलब आइडियल गैस, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड, if a gas is compressed adiabatically, then its internal energy will increase. सही है? As a result, टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. टेम्परेचर ऑफ गैस will also increase. क्यों? क्योंकि E क्या होता है? T के प्रोपोर्शनल होता है. अब अगर हम बात करें B पर, तो B क्या हो जाएगा? डेल्टा E नेगेटिव, तो W भी क्या हो जाएगा? सेलेस नेगेटिव हो जाएगा. अब यहां क्या लिखेंगे हम? डिक्रीज इंटरनल एनर्जी, घट रहा है, तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम. क्योंकि वर्क क्या यहां पे क्या है? नेगेटिव आ रहा है. वहां पे W पॉजिटिव था, यहां W क्या है? नेगेटिव है. यहां देखो, यहां W पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ था, ऑन. और यहां क्या हो गया? बाई. अब तो यहां समझो क्या हो रहा था. अब यहां समझते हैं जरा. ये तो एडियाबैटिक का पूरा सील कर दिया गया है, ठीक है, ये पूरा सील्ड है. अब गैस एक्सपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर यहां पे आया. समझ, ये सिलेंडर, ये पूरा सील्ड, ठीक है. अब यहां से एक्सटर्नल प्रेशर है और यहां से गैस एक्सपेंड कर रहा है, ये पूरा सील कर दिया गया है. अब जब गैस वर्क कर रहा है, एनर्जी कहां से? अब तो Q तो जीरो है, बाहर से एनर्जी लेगा नहीं, तो एनर्जी कहां से लेगा? ये लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी या अपनी काइनेटिक एनर्जी से. ये मूलभूत से हम मूव कर ही रहे हैं ना. तो गैस एनर्जी कहां से लेगा? अपने इंटरनल एनर्जी से. और E जब लेगा, और E क्या होता है? T के प्रोपोर्शनल. तो अगर E घटेगा तो T भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा. तो अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा बच्चों? ये सही बोले. इफ a gas expands adiabatically, ठीक है, then इंटरनल एनर्जी कहां से एक्सपेंड करने के लिए? तो इंटरनल एनर्जी से. एनर्जी घटेगी, यस सर, तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और टेम्परेचर भी घट जाएगा. तो इट्स देन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस will decrease. As a result, temperature of gas will also decrease. क्यों? क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू T. तो T घटेगा तो if a gas expands adiabatically, internal energy of gas will decrease. As a result, temperature of gas will also decrease. E proportional to T. दूसरा भी हो गया बच्चों. अब आता है तीसरा. अब क्या आता है? थर्ड पॉइंट. थर्ड क्या है? डेल्टा Q बराबर W जीरो कर देता है. तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा? Q के बराबर. इसमें भी अब दो केस आ जाएगा. तो डेल्टा E यहां हो जाएगा पॉजिटिव हो तो Q पॉजिटिव होगा. अब तुमको काम नहीं करना,
तुमको हम मोटिवेट कर देंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, तुमको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, एनर्जी घट जाएगी। यही कहानी है, गैस को काम नहीं करना, हीट दोगे एनर्जी बढ़ जाएगा, हीट निकालेंगे एनर्जी घट जाएगा, यही कंसेप्ट है, सिंपल। यहाँ क्या लिखेंगे, इन ये लास्ट केस है, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू heat gained by the system, हो गया पे ए हो गया। बी बच्चों क्या होगा, डेल्टा ई नेगेटिव, तो क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे हम, decrease in internal energy is equal to heat lost by the system, heat lost by the system। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, और डेल्टा ए अगर नेगेटिव तो क्यू। तो अगर क्या हुआ, अगर हीट निकाल दी गई, हीट लॉस, सॉरी हीट अगर निकल गया एनर्जी घट जाएगी, अगर हीट दिया गया एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर हीट लॉस कर गया एनर्जी घट जाएगी, यही कंसेप्ट है। हो गया बच्चों, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।